और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जम्मू दौरे पर हैं। आज वो सिद्धरा इलाके में अमरनाथ श्राइन रेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद उनका गुरुद्वारा जाने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी सिख समुदाय और डीजीपीसी सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके बाद वो आरएसपुरा के कुलिया इलाके में एक संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में भी भाग लेंगे। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जम्मू दौरे पर हैं, जहां वो आज सिद्धरा इलाके में प्रोग्राम करेंगे। इसके अलावा अमरनाथ श्राइन रेस्ट हाउस का भी शिलान्यास करेंगे और आज का उनका शेड्यूल काफी बिजी रहने वाला है। कल ही जम्मू दौरे पर पहुंचे हैं हरदीप सिंह पुरी। तो अमरनाथ श्राइन रेस्ट हाउस का भी शिलान्यास करेंगे। सिद्धरा में भी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके अलावा सिख समुदाय और डीजीपीसी सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके बाद वो आरएसपुरा के कुलियान इलाके में एक संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में भी भाग लेंगे। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जम्मू दौरा है। कल ही जम्मू दौरे पर पहुंचे हैं और उनका जम्मू दौरे का जो शेड्यूल है काफी बिजी रहने वाला है, क्योंकि आज भी वो कई प्रोग्रामों में शामिल होंगे। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जम्मू दौरे पर हैं, जहां वो अमरनाथ श्राइन रेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे और इसके अलावा सिद्धरा में भी उनका कार्यक्रम है। तो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और आज उनके जम्मू दौरे का दूसरा दिन है, काफी इंपॉर्टेंट दिन है। और इसके अलावा वो उनका आज का जो दिन है काफी बिजी रहने वाला है। आज का जो शेड्यूल है उसमें अगर बात की जाए तो सिद्धरा इलाके में एक प्रोग्राम में शामिल होना, इसके अलावा अमरनाथ श्राइन रेस्ट हाउस का भी शिलान्यास करेंगे और इसके बाद गुरुद्वारा जाने का भी कार्यक्रम है और इसके बाद आरएसपुरा जाएंगे, जहां पर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में भी आज भाग लेंगे। और चलिए इस दौरे पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी जम्मू से राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल ही जम्मू पहुंचे हैं और आज का उनके दौरे का दूसरा दिन है। क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है आज उनके दौरे का? जी अबू, देखिए कि 2 दिवसीय अपने विजिट पे हैं जम्मू में। जो 9 साल बेमिसाल है मोदी गवर्नमेंट के, उसी बाबत जो है लोगों को जानकारी देने के लिए कि क्या कुछ ऐसी पॉलिसीज रही गवर्नमेंट की जिसकी वजह से जो पिछले 9 साल हैं ये काफी बेमिसाल गए हैं। आज भी उनके कई प्रोग्राम हैं। सबसे पहले उनका प्रोग्राम जम्मू के सिद्धरा इलाके में है, जहां पे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का एक रेस्ट हाउस, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। उसके बाद उनकी कई मीटिंग्स हैं जिसमें उनको सिख कम्युनिटी के साथ भी जम्मू में मुलाकात करनी है। वो गुरुद्वारा जाएंगे और उसके बाद जो गुरुद्वारा डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे भी मुलाकात होगी। और ये भी शेड्यूल में है कि उनकी एक प्रेस वार्ता भी 12 बजे के लगभग बीजेपी ऑफिस में आज है। और उसके बाद यहाँ से कुलिया का इलाका है अबू, जहाँ पे संयुक्त सम्मेलन जो है सभी मोर्चा का, जो बीजेपी के सभी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके सदस्य हैं, वो सब उस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे और काफी अहम वो सम्मेलन रहने वाला है। और उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज यानी यूएलपी सदस्यों के साथ भी उनकी मुलाकात है। तो काफी व्यस्त उनके प्रोग्राम जो हैं आज रहने वाले हैं और तमाम जब लोगों से मिलेंगे वो तमाम जो जितनी भी पॉलिसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की और जिस तरह से पिछले 9 साल बीजेपी का ये कहना है कि काफी बेमिसाल रहे हैं, इसके लिए अपने सदस्यों को ये कहा जाएगा कि आप लोगों के बीच जाएं और जो सरकार की पिछले सालों में उपलब्धियां हैं वो लोगों तक ले जाएं और आज शाम को ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी अबू।
बिल्कुल राजन, तो ये 2 दिन का दौरा है केंद्र मंत्री का। राजन, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि पार्टी को मजबूत करने को लेकर भी वो लोग कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ दिन के बाद हम देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव 2024 चुनाव भी होना है और इन चुनाव को लेकर भी एक तरह से उनकी नजर में होंगे कि किस तरह से कार्यकर्ताओं से बात की जाए। हमने देखा कि कल केंद्र मंत्री जम्मू के बीजेपी का जो ऑफिस है वहां पर भी गए थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। तो राजन, कहीं ना कहीं केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी के जहन में लोकसभा चुनाव भी होंगे कि उसे लेकर भी इसमें इस दौरे पर चर्चा कर रहे होंगे वो कार्यकर्ताओं से। जी बिल्कुल, अब वो आपने सही कहा। जाहिर सी बात है 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, उससे पहले यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज के भी चुनाव हो सकते हैं, जिस तरह की खबरें हैं। और पंचायत के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। और सबसे पहले अगर हम देखें तो जो लोकल बॉडीज के चुनाव है वो शेड्यूल्ड हैं और वो 5-6 महीने के बाद हो सकते हैं। और ऐसे में उनकी आज मुलाकात भी लोकल बॉडीज के सदस्यों के साथ है। जाहिर सी बात है उनको ये बताया जाएगा कि यदि ये चुनाव होते हैं तो उसके लिए आप तैयारी जो है अपनी रखिए और जितनी भी पॉलिसीज हैं, जो जन कल्याण स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनको लोगों तक ले जाए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना को भी एक्सटेंड किया गया है और लोगों को भी ब्लॉक लेवल पे ये कहा गया है कि आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए इसके लिए, ताकि जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान उपलब्ध करवाए जा सके। इसी तरह कई स्कीम्स हैं, उज्ज्वला स्कीम है, और जो गांव लेवल तक, जो गांव तक लोगों तक पहुंचे और लोग इसका फायदा किस तरह से उठा सकते हैं और जो लोकल काउंसलर हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन, अपना रोल कैसे निभा सकते हैं इसमें, वो तमाम जो है इनको डायरेक्शंस जो हैं वो दी जाएंगी। और ये जाहिर सी बात है कि अब आने वाले साल अब चुनावों के दिन होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी के ये तमाम जो नेता, आगे भी जो सीनियर नेता हैं, वो जम्मू कश्मीर विजिट कर सकते हैं और अपने जो वर्कर हैं और अपने जो लीडर हैं यहाँ पे उनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि किस तरह से इस चुनावों में तैयारी अपनी रखें और किस तरह से पार्टी को मजबूत करें ब्लॉक लेवल से। मतलब ये जो दौरे हैं इन्हें एक तरह से चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि आज का जो दिन है ये केंद्र मंत्री का दौरे का दूसरा और आखिरी दिन होगा। आज ही वो दिल्ली निकलेंगे, जिस तरह से हमारे सहयोगी राजन वैद हमें बता रहे हैं। तो राजन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखें इस दौरे पर, फिर से आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर है, मुगल रोड यातायात के लिए बहाल हो गई है। मुगल रोड पर यातायात शुरू हुई है, अस्थायी तौर पर इसे बहाल किया गया है। लोगों ने अब राहत की सांस ली है। पिछले 8 दिनों से बंद था ये मुगल रोड, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, इसके चलते ही मुगल रोड को बंद कर दिया गया था। और जब भी थोड़ा सा मौसम खराब होता है तो सबसे पहले मुगल रोड को बंद किया जाता है, क्योंकि मुगल रोड एक पहाड़ी इलाके से होता हुआ गुजरता है, जिसमें अक्सर पत्थर पहाड़ों से नीचे आते हैं, रोड पर आते हैं, जिसकी वजह से यातायात में अक्सर परेशानी होती है। और चलिए अब क्योंकि मुगल रोड दोबारा से यातायात के लिए खुल गया है, इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी मुनीश हमारे साथ जुड़े हुए। मुनीश, ये अच्छी खबर है पुंछ, राजौरी, शोपियां के लोगों के लिए कि मुगल रोड एक हफ्ते के इंतजार के बाद अब दोबारा से यातायात के लिए खुल गया है। जी बिल्कुल, 8 दिनों के बाद जो है मुगल रोड यातायात के लिए खुला है, लेकिन अभी अस्थायी तौर पर भी खुला है, क्योंकि जहां पर ये जट्टा शाम इलाके में जो मलबा गिरा था वहां अभी भी काफी मलबा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो है हिदायतें दी गई थी संबंधित विभाग को, और संबंधित विभाग ने कल जो है काफी कड़े प्रयास करके जो है वहां पर जो मलबा था मलबे पे ही ट्रैक बनाया है। हालांकि जो एक्चुअल सड़क है वो अभी भी 20 फुट नीचे है मलबे के। लेकिन आपको बता दें कि कश्मीर के अंदर जो है कल से जो है एक उर्स शुरू होने वाला है, जिसमें पुंछ और राजौरी के हजारों लोग जाते हैं, और लोगों की ये डिमांड थी कि इस मुगल रोड को बहाल किया जाए ताकि वो लोग उर्स में शामिल हो सकें, और उसी को लेकर प्रशासन ने कई कड़े कदम उठाए थे। और कल जो है पूरा दिन जो मुगल रोड अथॉरिटी के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल के अधिकारी पूरा दिन वहां रहे, और उन्होंने अपने सामने ही जो है बड़ी बड़ी मशीनें लगा के उस पर मिट्टी को समतल करके ट्रैक बनाया, जिसके बाद कल शोपियां की तरफ से जो है वाहनों को छोड़ा गया था, और आज जो है पुंछ की तरफ से वाहनों को कश्मीर की तरफ छोड़ा जाएगा। और आज ये भी सुनने में आ रहा है कि जो अपना डिप्टी कमिश्नर पुंछ है वो भी दौरा करने वाले हैं उस क्षेत्र का, कि ताकि जो सड़क है, जो मुगल रोड है, उसको परमानेंट बहाल किया जा सके।
बिल्कुल मुनीश, जिस तरह से आपने कहा कि टेम्परेरी तौर पर अभी इसे एक तरह से बहाल किया गया है, तो क्या जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें भी परमिशन दी गई है या सिर्फ जो छोटे वाहन हैं उन्हीं को आने जाने की इजाजत होगी? क्या कुछ डिटेल है? अभी तक तो जो है छोटी गाड़ियों को ही परमिशन है और अभी तक सिंगल वन में जो है एक दिन कश्मीर की तरफ से और एक दिन पुंछ की तरफ से जो गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। लेकिन जल्दी ही जो है मलबा पूरी तरह हटाकर जो है सभी प्रकार की गाड़ियों को छोड़ा जाएगा, क्योंकि इस समय जो है कश्मीर के अंदर से जो है ट्रक जो है फ्रूट का ट्रक भी आने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो खाली टैंकर रहते हैं वो भी इस रोड को मतलब अपनाते हैं। तो इसलिए अगले 2 या 3 दिनों में ये पूरा जो है इसको सही तरफ करके तो बड़ी गाड़ियों को भी छोड़ा जा सकता है। तो बिल्कुल आप नज़र बनाए रखिए मुनीश, दोबारा से आप से हम अपडेट लेंगे इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुगल रोड यातायात के लिए अब बहाल हो गया, लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी मुनीश बता रहे थे कि टेम्परेरी तौर पर ही, अस्थायी तौर पर ही अभी इसे बहाल किया गया है। यानी एक दिन श्रीनगर से पुंछ की तरफ जाने की इजाज़त होगी और एक दिन पुंछ और राजौरी से श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को आने की इजाज़त दी जाएगी। तो लगातार खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। किश्तवाड़ के गुजर इंशन गांव में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 9 लोग घायल, 2 की हालत बेहद गंभीर, घायलों का इलाज जारी है। राजौरी में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, दसल इलाके में तलाशी अभियान। 2 दिन पहले मारा गया था आतंकी, मारे गए आतंकी के साथियों की हो रही तलाश। महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट जारी, 10 साल की वैधता वाला है पासपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट पे लंबी चली कानूनी लड़ाई, 2019 से कर रही थी नवीनीकरण की मांग। महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी करने पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का बयान, बदले की राजनीति नहीं करती भाजपा, का विपक्षी दलों को महत्व देती है बीजेपी। करगिल में हज हाउस तैयार, लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने किया उद्घाटन, कहा करगिल के निर्माण और विकास के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। G20 इजलास उस वक्त तक बेसूद है जब तक अमन कायम नहीं हो जाता, हिंदुस्तान और पाकिस्तान मसले को बातचीत के जरिए करें हल। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हमें होना होगा मुत्तहिद, एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत को करार दिया मज़े का खेज। भदरवा में सेकंड लेवेंडर उत्सव, यूनिवर्सिटी कैंपस के हाथे में फेस्टिवल का आगाज, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अहदेदारों के हमरा किया उत्सव का इफ्तिताह, खुशबूदार पौधे उगा रहे किसानों की हौसला अफजाई का अज़्म। कश्मीर में कई सालों से हो रही ज़ाफ़रान की पैदावार में कमी, खेतों में ज़ाफ़रान के बीज की पैदावार हुई कम। सैफरन रिसर्च सेंटर पामपोर ने दी सलाह, 2 साल के बाद ही जमीन। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण का संरक्षण बेहद जरूरी है। समाज को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन के लिए सचेत और जागरूक होना होगा, वरना भविष्य में हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान में पर्यावरण का संरक्षण बेहद जरूरी है। आसपास और सार्वजनिक स्थानों पर ठोस कचरे के माध्यम से इन जगहों की सुंदरता को खराब होती है, इसलिए लोगों को अपने आसपास को साफ और स्वच्छ रखने के लिए ऐसी चीजों से बचाने के लिए समझदारी से काम लेना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने पर ध्यान अगली पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता अपने आसपास को साफ और स्वच्छ रखने पर ध्यान देना चाहिए। तो प्रदूषण जीवन के लिए एक तरह से जहर है और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा ना फैलाएं। कल ही जिस तरह से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है,
इंटरनेशनल लेवल पर और अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से इसे बनाया गया और इसका जो संदेश है वो देने की कोशिश की गई, इस पे पैगाम देने की कोशिश की गई कि किस तरह से माहौलियात को एक तरह से साफ सुथरा रखा जाए। इस पर और बातचीत करेंगे। श्रीनगर से हमारे सहयोगी रईस मागरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, हमने देखा कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक तरह से मनाया गया और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम एक तरह से हुए और इसका एक साफ मैसेज यही था कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखा जाए ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े माहौलियात को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं अक्सर जो है वो मैसेज यही दी जा रही है कि एनवायरनमेंट को साफ रखें और कल जिस तरह से यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो मनाया गया उसमें भी यही इस साल का जो थीम था वो था बीट द प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का कम यूज करें और जो पॉलीथीन एंटी पॉलीथीन ड्राइव भी कल लाल चौक में चली। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कश्मीर के जो हेल्थ रिजॉर्ट्स है पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग, दुधा पथरी, जो ये हेल्थ रिजॉर्ट्स है यहाँ पे भी अक्सर लिखा हुआ होता है कि पॉलीथीन को ओपनली थ्रो ना करें, जो गार्बेज है उसको डस्टबिन में डालें और एक डिसिप्लिन के साथ जो है वो इन जगहों पे जाया जाए। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी जो एनवायरनमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए अभी एक कंसर्न बना हुआ है कि जिस तरह से एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, जिस तरह से पोल्यूशन हो रही है, प्रदूषण जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में हम पोल्यूशन की लेवल देख रहे हैं, तो उससे तमाम देश जो है वो तमाम ममालिक जो है वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि माहौल को साफ रखें। और वहीं अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर हम जो है वो जो लोग है वो टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है और इसीलिए जो यहाँ के हेल्थ रिजॉर्ट्स है वहां पे भी फोकस यही किया जा रहा है कि एनवायरनमेंट को सबसे पहले तरजीह दी जाए और जहां पे भी लोग जाए डिसिप्लिन के साथ जाए, जो उनका गार्बेज है, सॉलिड वेस्ट है, उनको वो ओपनली थ्रो ना करे, डस्टबिन में डाले और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखे कि जो प्लास्टिक और पॉलीथीन है उसका कम से कम यूज करे। क्योंकि देखा गया है कि जो प्लास्टिक और पॉलीथीन है ये इजीली जो है वो डिकम्पोज नहीं होते और इनके जो इफेक्ट्स है वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। तो यही वजह है कि लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इस एनवायरनमेंट डे पे भी बहुत सारे प्रोग्राम मुनक़द हुए। वैली की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगहों पे यही मैसेज दी गई कि लोगों को ये सजेस्ट किया गया, एडवाइस किया गया कि वो इन जगहों को साफ रखें और जहां पे भी जाए डिसिप्लिन के साथ जाएं और ओपनली जो गार्बेज है, सॉलिड वेस्ट है उनको थ्रो ना करें और साथ ही साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका ख्याल रखें। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी देखना चाहेंगे, उनके लिए भी कुछ हमें छोड़ के जाना है और यही वजह है कि लगातार एनवायरनमेंट की लेवल को एक पूरा एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा रखने के लिए ये इस तरह की जो तदाबीर है, जो मेजर्स है, लोगों को कहा जा रहा है कि वो अवेयरनेस फैलाएं और जहां पे भी वो देखें एनवायरनमेंट को कोई चीज जख्म पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, तो उस चीज को वो दूर करें ताकि जो एनवायरनमेंट है वो साफ रहे और लोग भी खुली हवा में सांस ले सके। बिल्कुल बिल्कुल। रईस, जिस तरह से पॉल्यूशन की हम बात करें तो एक तरह से हम लोग समझ नहीं पाते और समाज में या एनवायरनमेंट में एक स्लो पॉइजन की तरह से ये काम कर रहा है, जिसके जो नुकसान है वो आने वाले दिनों में एक तरह से पता चलते हैं। ऐसे में सिर्फ माहौलियात को लेकर या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सिर्फ एक 5 जून को मना लेना सिर्फ ये काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए साल भर इस पे काम करने की जरूरत है। और 5 तारीख को जो मैसेज दिया गया है, कल के दिन जो मैसेज दिया गया है, इसे किस तरह से अपने लाइफ में लाना है या इस पर किस तरह से हमें अमल करना है, ये बहुत जरूरी है। जी हाँ, जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं अक्सर जो है वो सेमिनार्स होते हैं, डिबेट होते हैं और कल भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो है वो डिबेट हुए ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए, जो स्टूडेंट है उनको समझाया जाए कि एनवायरनमेंट की क्या अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है, वो घर जाके घर वालों को बताएं, आसपास जो उनकी लोकेलिटी है उनको बताएं और जो भी एंटी एनवायरनमेंट एक्टिविटीज होती है या कोई भी इस तरह का काम होता है जिससे एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट होता है, तो उन चीजों पे जो है वो अवेयरनेस यहाँ पे फैलाई जा रही है। और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि प्लांटेशन ड्राइव हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं, बड़े बड़े डिबेट हो रहे हैं, बच्चों को जो है वो इस डे पे बुलाया जाता है और पूरे साल भर ये जो है इस तरह के डिबेट चलते रहते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि अब तो जो डिफरेंट मीडियम्स है जहां पे इस चीज को जो है वो ये मैसेज फैलाई जा रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि जहां पे भी हम जाते हैं जो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस दिन का जो मैसेज है उस पर एक तरह से अमल करने की जरूरत है। और
अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उस दिन को तो धूमधाम से मना लिया गया, लेकिन इस दिन का जो मैसेज है इस पर कितना अमल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरेज में पहली बार हैंडीक्राफ्ट पर मबनी लड़कियों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने जा रही है। फौज की जानिब से यूथ सेंटर बख्तूर में लड़कियों की एक बड़ी तादाद को हैंडीक्राफ्ट्स में तरबियत फराहम करने के बाद कोऑपरेटिव महकमे ने बख्तूर में इन लड़कियों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है। इस मौके पर फौज के कमांडिंग अफसर के अलावा कोऑपरेटिव महकमे के ओहदेदार और तरबियत पाने वाली लड़कियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मुंतजमीन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की तश्कील से लेकर लड़कियों की तरबियत तक फौज की जानिब से निभाए गए किरदार की भी सराहना की। यहाँ पे गुरेज बख्तौर में आए थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार साहब, एडिशनल रजिस्ट्रार साहब और डिप्टी रजिस्ट्रार बांडीपोरा की खुसूसी हिदायत पे, और यहाँ पे हमने आज यहाँ पे बख्तौर में एक हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि फुल्ली वुमेन ये है, वुमेन ओनली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने जा रही है। और इस सिलसिले में हमको भरपूर मावनत की 109 ब्रिगेड के कमांडर साहब और सीओ साहब ने। आज हम उस मकसद में कामयाब हो गए जो हमारा मकसद था, जिसमें कमांडर साहब ने, सीओ साहब ने और बाकी जितने भी उनके अंदर ऑफिसर्स और जवान थे जिन्होंने इस प्रोग्राम की सफलता के लिए मेहनत की है। तो हम एक बार फिर फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमने यहाँ पे जो हमारा तीसरा और लास्ट फेज़ था रजिस्ट्रेशन का, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन थी, वो हमने प्रोसेस शुरू किया है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। और चलिए आगे बढ़ेंगे। शिमला से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर जोआ आईटी परीक्षा का एक और पेपर लीक हुआ है। जी हां, विजिलेंस ने दर्ज की है एक और एफआईआर। 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 1,78,7,878 अभ्यर्थियों ने इसे लिखित परीक्षा दी थी। मामले में अब तक 7 एफआईआर कुल दर्ज हो चुकी हैं। तो शिमला से बड़ी खबर जहां पर जोआ आईटी परीक्षा का एक और पेपर लीक हुआ है। विजिलेंस ने इस पर शिकायत दर्ज की है और हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, एक और परीक्षा हुई है और एक और परीक्षा का कहा जाए कि पेपर लीक हुआ है। लगातार ये सिलसिला चल रहा है। Please stay on the तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जोआ आईटी परीक्षा का एक और पेपर लीक हुआ है। विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है। 10 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। इस मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। आपको बताते चलें कि इस एग्जाम में 1,07,878 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी, लेकिन इस परीक्षा का एक और पेपर अब लीक हुआ, ये खबर सामने आ रही है। तो शिमला से हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, एक और परीक्षा हुई है और अब खबर यह आ रही है कि जोआ आईटी परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ है। अबू, बिल्कुल लगातार पेपर लीक की घटनाएं शामिल हिमाचल प्रदेश में आ रही है और कुल मिलाकर ये 7वीं एफआईआर है जो पेपर लीक मामले में दर्ज हुई है। जेआईटी का ये पेपर हुआ था और इस पे अब विजिलेंस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है। 10 व्यक्तियों को इसमें आरोपी बनाया गया है और इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए थे, जिसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट निकलने को अब था, डॉक्यूमेंटेशन इसकी हो गई थी। तो ऐसे में अब बड़ा झटका उन अभ्यर्थियों के लिए भी है जिन्होंने पेपर पास किए थे कड़ी मेहनत के बाद। लेकिन एक और पेपर लीक और मामला आप देख सकते हैं कि 7वीं एफआईआर है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से पूर्व सरकार के कार्यकाल में सबऑर्डिनेट बोर्ड हमीरपुर के पेपर लीक की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है, बड़ा चिंता का विषय अब ये हिमाचल प्रदेश में बनता जा रहा है। अब लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन, अब क्योंकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है, कल शाम तक ही एफआईआर विजिलेंस ने दर्ज की है और अब जिस प्रकार से शुरुआत में ही 10 लोगों को इसमें आरोपी बना दिया गया है, तो ऐसे में बड़े खुलासे इस पेपर लीक में भी होने वाले हैं जैसे पिछले के। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल तो आगे होगी ही, लेकिन जो अभ्यर्थी इसमें बैठे थे जिन्होंने लिखित परीक्षा दी थी, उनके लिए, उनके सामने एक बड़ी परेशानी है। बिल्कुल, आप लंबे समय तक पहले परीक्षा की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम क्वालिफाई होते हैं, उसके बाद अब डॉक्यूमेंटेशन तक इन अभ्यर्थियों की हो चुकी थी रिजल्ट निकलने के बाद। तो ऐसे में फाइनल रिजल्ट निकलना ही इनका शेष बचा हुआ था। लेकिन अब ये पूरी
सिलेक्शन प्रोसेस अब कटघरे में खड़ी हो गई है। पिछली इससे पहले के जो पेपर लीक हुए हैं उनके बारे में भी सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाई है कि क्या इनको रद्द किया जाएगा या फिर जो इन्वेस्टिगेशन में लोग सामने आएंगे केवल उन्हीं की कैंडिडेचर को रद्द करके बाकी लोगों जो सिलेक्ट हुए हैं उनको नौकरी दी जाएगी। ये भी मामले अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में अब एक और मामला अब लटकता हुआ दिख रहा है पूरी इलेक्शन प्रोसेस का, और उधर से सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी रद्द कर दिया गया है, भंग कर दिया गया है। तो ऐसे में भर्ती प्रक्रिया भी हिमाचल प्रदेश में रुकी हुई है लंबे समय से। हालांकि कैबिनेट बैठक आज है और उम्मीद है कि कुछ निर्णय सरकार जो भर्तियां लटकी हुई हैं उनके ऊपर ले सकती है या फिर इनकी प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। क्या करते हैं ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, अब इस पे सरकार का अगला क्या कुछ कदम होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों को तो इससे काफी निराशा हुई होगी। आप इस पर राजेंद्र नजर बनाए रखिए, दोबारा से इस पर जुड़ेंगे और आपसे इस पर और भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।